हेलो अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम कराची अकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज़, इसका कोड है 7115/2 का पेपर है अक्टूबर नवंबर 2020। ठीक है जी, ये पेपर है हमारे पास है अक्टूबर नवंबर 2020। कोड है इसका 7115/12। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल के जो कराची अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है DSY is a private limited company. It produces washing machine and cleaning product equipments. The managing director wants DSI to expand its into a different market. He plans to spend $2 billion on developing electric cars. There is a lot of competition in electric car on market. This market is growing rapidly. A leading pressure group has identified the environmental problem of non-electric cars. The managing director knows that important decisions about the method of production and the new car brand image still have to be made. ये DSY एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि वॉशिंग मशीन और अलग और दूसरी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती हैं। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने सोचा कि अब हम डिफरेंट मार्केट में जाते हैं। वो डिफरेंट मार्केट क्या है? इलेक्ट्रिक कार की मार्केट। और इसमें इनका प्लान है कि हम $2 बिलियन हम इन्वेस्ट करें ताकि हम फिर इलेक्ट्रिक कार वगैरह बनाना शुरू करें। अच्छा, इसके साथ साथ अभी जो एक और लीडिंग प्रेशर ग्रुप है, उसने जो नॉन इलेक्ट्रिक कार के बारे में काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं कार मैन्युफैक्चरर्स पे। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर आल्सो नोज के देखें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है, अगर क्योंकि ये अभी वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक दूसरे क्लीनिंग इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, और अगर ये कार मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो वो कौन सा प्रोडक्शन का मेथड होता है कि जो इनको यूज़ करना चाहिए, वो उनको एक डिसीजन लेना है। और दूसरी एक ये बात है कि उनको अपने ब्रांड इमेज के बारे में भी काम करना है, क्योंकि ब्रांड इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। जस्ट मैंने एक ब्रीफ आपको बताया। आप इसको 1A पे आ जाते हैं। डिफाइन अ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप फॉर्म बाय पीपल विद कमिटमेंट विद कॉमन इंटरेस्ट who take action to change or influence business decisions regarding or government policies. प्रेशर ग्रुप्स क्या है? लोगों का एक ग्रुप होता है जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। असल में इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि या तो गवर्नमेंट पे या जो दूसरे प्राइवेट बिजनेस है या और जो दूसरे बिजनेस है उन पे प्रेशर डालें रिगार्डिंग जो है इन्वायरमेंट के इश्यूज़ या इन्वायरमेंट के जो भी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस उसके हवाले से ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ये गवर्नमेंट के भी इदारों पे भी प्रेशर डाल रहे होते हैं और जो प्राइवेट इदारे हैं उन पे भी ये प्रेशर ग्रुप है। ये बहुत 2 नंबर का सवाल है, छोटा सवाल है। फिर दूसरा एक इसका सवाल है, डिफाइन ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज क्या है? ब्रांड इमेज द जनरल इंप्रेशन, परसेप्शन, रिपीटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट हेल्ड बाय अ कंज्यूमर। मतलब जो लोगों के जहन में एक रिपीटेशन होता है या परसेप्शन है या उसकी जो इम्प्रेशन है किसी प्रोडक्ट के बारे में, वो ब्रांड इमेज कहलाता है। जैसे लाइक कोको कोला है, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, ये एक ब्रांड नेम है। इसके अब जैसे ही लोग कोको कोला के बारे में सोचेंगे तो उनके जहन में एक कोको कोला का परसेप्शन आ जाएगा कि यार एक सॉफ्ट ड्रिंक है, मल्टीनेशनल है, बड़ा अच्छा टेस्ट है और ये एक यंग जनरेशन और हर तमाम उम्र के लोगों को पसंद किया जाता है। या इसी तरह से ये मैकडोनल्ड्स है। मैकडोनल्ड्स का एक वर्ल्ड वाइड एक रिन्यूड बर्गर की कंपनी है जिसमें मुख्तलिफ वैरायटी किस्म के बर्गर हैं। अगर आप यहाँ पे मैकडोनल्ड में जाएंगे तो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। तो ये क्या है? एक ब्रांड इमेज है, परसेप्शन है और रिप्यूटेशन है, जो जैसे ही आप उसका नाम सुनते हैं आपके जहन में आ जाता है। तो ये ब्रांड इमेज कहलाता है। ये 2 नंबर का सवाल है, ये भी आप आसानी से आप इसको जवाब दे सकते हैं। सी है, आउटलाइन 2 एडवांटेजेस टू DSI बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमें 2 एडवांटेज बताना है। DSI ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या एडवांटेज होता है? नंबर 1 तो ये है कि एक्सेस टू मोर कैपिटल देन अनलिमिटेड कंपनी, और
ये एक सबसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जाहिर पता एक अगर फर्स्ट करें सोल प्रोप्राइटर होता तो उसको या पार्टनरशिप है तो उसमें कैपिटल कम उनको मिल सकता, मगर अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो आसानी से और भी प्राइवेट पार्टनर्स या प्राइवेट लोगों को शामिल करके अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं। ये एक बड़ा बेनिफिट है। और इनको कैपिटल की तो वैसी ज़रूरत है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, हालांकि 2 बिलियन का इन्होंने एक टारगेट रखा है कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से होने से ये इनको फ़ायदा है कि इनको इन्वेस्टमेंट की आसानी है, इन्वेस्टमेंट आसानी से इनको मिल जाती है। दूसरा एक और एडवांटेज है कंट्रोल ओवर हु बाइज शेयर्स, लेस रिस्क ऑफ टेक ओवर। जाहिर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में आप जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं करते हैं, बल्कि जो आपके जान पहचान के लोग होते हैं जिनको आप ट्रस्ट होता है और उनकी एक लिमिटेड तादाद होती है, 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप उनको शेयर ऑफर करते हो। तो एक तो सबसे ये एक एडवांटेज होता है कि यानी ये नहीं हो सकता कि बाहर के लोग आएँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह वो आपके शेयर्स खरीद लें और वो कंपनी को टेक ओवर कर लें। अच्छा, इसके अलावा और भी फ़ायदा होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में अगर जब तक वो मालिक है, काम कर रहा है और वो उसने काम बिज़नेस छोड़ दिया है, बिज़नेस चला गया या कहीं और कुछ कर दिया तो वो बिज़नेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। मगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अगर एक शेयर होल्डर चला जाता है तो वो कंपनी बंद नहीं होगी, ना वो बिज़नेस ख़त्म होगा। फिर एक और भी फ़ायदा है सेपरेट लीगल एंटिटी। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी अगर एक पार्टनर उसके साथ है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी एक कंपनी का जैसे DSY की कंपनी की एक अलग एंटिटी है, यानी ये नहीं है कि कोई प्राइवेट पार्टनर आ रहा है या जा रहा है तो उस पर असर पड़ रहा है। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तो टोटल मैंने 3-4 आपको बताएं, इसमें से कोई भी आप 2 पॉइंट्स पे आप अपने तौर पे इसको लिख सकते हैं। और ये 4 नंबर का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें आप DSY के बिज़नेस को रेफरेंस देके आप इसको अच्छी तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। डी है एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स DSY शुड कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग अ सुइटेबल मेथड ऑफ प्रोडक्शन फॉर द न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि सवाल में बताया था कि DSY जो एक नई मार्केट में जाना चाह रही है और ये इलेक्ट्रिक कार बनाने में इनका इंटरेस्ट है और इलेक्ट्रिक कार की बहुत डिमांड है। और जैसे बताया था कि प्रेशर ग्रुप्स भी नॉन इलेक्ट्रिक कार वालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज़ या इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। देयर आर 4 मेथड ऑफ प्रोडक्शन विच आर अवेलेबल टू अस। नंबर 1 है कि जब भी आप मेथड ऑफ सुइटेबल प्रोडक्शन पे जाते हो तो वो 4 फैक्टर हैं जो आपके पास अवेलेबल है। उन चारों फैक्टर को आप कंसीडर कर सकते हो या उनमें से हमें 2 फैक्टर के बारे में यहाँ बताना है। नंबर 1 है द नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस तरह का है, आप आया कि फूड बिज़नेस पे काम कर रहे हो या आप इलेक्ट्रॉनिक साइड पे काम कर रहे हो या कि या कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या किस तरह की इंडस्ट्री है। तो आपका एडिबल ऑयल की इंडस्ट्री है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले ये कि आपका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्शन मेथड हम इस्तेमाल करें। नंबर 2 है साइज़ ऑफ द मार्केट। आपका मार्केट का क्या साइज़ है, कितनी बड़ी मार्केट है जिसके लिए आप अपनी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो प्रोडक्शन मेथड को डिसाइड करने में हेल्प कर रहा होता है। क्या है आप मास मार्केट प्रोडक्शन है, नीश मार्केट है या आपके जो एक्सपोर्ट की मार्केट है, कौन सी मार्केट को आप सर्व कर रहे हो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नंबर 3 है द नेचर ऑफ डिमांड। आपकी डिमांड कैसी है, आप जिस प्रोडक्ट में डील करो उसकी डिमांड कैसी है। ऐसा तो नहीं कि ये एक सीजनल डिमांड है या ये जस्ट कोई नया फैशन है या उसकी वजह से कोई डिमांड है। इसकी डिमांड भी आपको देखनी पड़ती है कि कंसिस्टेंसी है ही नहीं है डिमांड में। नंबर 4 है द साइज़ ऑफ द बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी आपका बिजनेस का साइज़ कितना है, आपकी कौन सी कंपनी है, आपकी कंपनी में कैपिटल कितना है, आए आप सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कौन सी कंपनी है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो आपको सूटेबल मेथड ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो टोटल ये 4 हैं, इन 4 को आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, फिर उसके बाद हम आ जाते कि हमारे ख्याल से कौन से वो 2 मेथड है जो हमें कंसीडर करना चाहिए। तो नंबर 1 है एक्सेस ऑफ अमाउंट और कैपिटल अवेलेबल। सबसे क्योंकि ज़ाहिर बात
DSY जो है ये कार मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग पे जाना चाहती है, तो जो एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा काम है। तो इसका मतलब ये कि इस बिज़नेस, इस काम के लिए आपको कैपिटल भी बहुत चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, आपका टाइप्स ऑफ मशीनरी है, उस मशीनरी के क्या साथ क्या सपोर्ट है, क्योंकि सिर्फ एक दफ़ा मशीनरी ख़रीदने से हमें नहीं, बल्कि हमें ये देखना पड़ता है कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, आया हुआ हमें टेक्निकल सपोर्ट मिल रही या नहीं मिले। ऐसा तो नहीं हम जो मशीन लेने जा रहे हैं वे साल 2 साल में ऑब्सोलीट हो जाए, या उसकी जो है ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं कि जो आपको मेथड ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। इन सब फैक्टरों को आप जब कंसीडर करोगे, क्योंकि आपको अपने कैपिटल देखना, आपके पास कैपिटल कितना है, फिर उस हिसाब से आप ये सब सारी चीज़ें देख के फैसला करोगे कि DSY को कितना कैपिटल चाहिए, उसके पास कितना अवेलेबल है। क्योंकि DSY जो है बिल्कुल नए बिज़नेस में जा रही है, तो उसको अपने ब्रांड इमेज के बारे में भी ख्याल करना है कि ऐसा नहीं कि हम सही ब्रांड अपना नाम नहीं बना सकें और वो बाद में फिर बैकफायर हो जाए। नंबर 2 है नेचर और टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आपका जो नेचर और टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि आपको मेथड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करने में। कि मिसाल के तौर पे आपका तो ऐसा तरीका फास्ट मूविंग गुड है, आप FMCG में काम कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट, या आप सीजनल, जैसे मैंने बताया था सीजनल डिमांड है, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब अब ज़ाहिर बात, ये DSY तो कार मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है, तो इसका मतलब ये कि ये मास प्रोडक्ट भी होगा, मगर इसके साथ साथ कॉस्ट एफिशिएंट भी होना चाहिए। और ये क्योंकि लग्जरी टाइप की अगर कार बनाना जाने जा रहे हैं, तो इनको जॉब प्रोडक्शन पे भी जाना पड़ेगा। इनको ये प्रोसेस प्रोडक्शन पे नहीं जाएंगे, बल्कि जॉब प्रोडक्शन पे जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार मुख्तलिफ CC की होंगी, मुख्तलिफ टाइप की होंगी, कोई बड़ी हैं कोई छोटी हैं, तो उस हिसाब से उनको करना होगा। तो ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे भी इनका बहुत डिपेंड करता है कि ये इसको किस तरह से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर हैं। इन 2 फैक्टर के बारे में आप इसको अपने अल्फाज में लिख के, और DSY का जो थोड़ा सा रेफरेंस डाल में, और इनके पास कितने अवेलेबल है कैपिटल, और क्या इनका बिजनेस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रेफरेंस डाल के ये सवाल आप आराम से कर सकते हैं। और ये 6 नंबर का हमारा सवाल है। नाउ कम टू द क्वेश्चन 1E, लास्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट एंटरिंग अ ग्रोइंग मार्केट वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इज़ द बेस्ट वे फॉर अ बिजनेस टू एक्सपेंड? जस्टिफाई योर आंसर। अब जाहिर बात, जैसे सवाल में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक कार की मार्केट जो ग्रोइंग मार्केट है, तो और वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, तो क्या DSY को इस कंपटीशन में या इस मार्केट में जाना चाहिए और अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए? तो इसके बारे में हमें बताना है। सबसे बड़ी चीज़ तो कि ग्रोइंग मार्केट होती क्या है। ग्रोइंग मार्केट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ people who buy a particular product or service, or the number of products etc. that are sold, like one believe mobile telephone, electric car, solar energy panel will see strong market growth over the next 5 years। मतलब यानी आप वो देख रहे थे कि मार्केट ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप ये देख रहे थे कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना चाह रहे हो, उसकी लोगों में बाइंग के इंटरेस्ट है, ये नहीं है लोग आगे ख़रीदना चाह रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, आपको पता है मोबाइल फ़ोन की बहुत बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान भी और बाहर भी। इसी तरह सोलर एनर्जी, आजकल एनर्जी पूरी दुनिया में एनर्जी का बहुत क्राइसिस है और इस पे बहुत काम हो रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना चाह रहे हैं, तो सोलर एनर्जी पैनल ये भी एक ग्रोइंग मार्केट है। इसी तरह से तो ये सब चीज़ों को आपको फैक्टर जो अब आप देखते हैं, तो इसको कहते हैं आप ग्रोइंग मार्केट। और आप ये देख रहे होते हैं अगले 5 साल में यहाँ इसमें कितनी ग्रोथ है। अगर उसमें ग्रोथ है तो इसका मतलब है वो ग्रोइंग मार्केट है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और इसके देख रहे थे कि ग्रोइंग मार्केट का शो हाई पोटेंशियल डिमांड और मेनी पोटेंशियल कस्टमर्स। यानी ग्रोइंग मार्केट का मतलब ये कि जहाँ पे पोटेंशियल डिमांड बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर भी हो, तो ये ग्रोइंग मार्केट होती है। और इससे ज़ाहिर है जब आप ग्रोइंग मार्केट में जाते हो जहाँ पोटेंशियल कस्टमर है, तो इसका मतलब आपके रेवेन्यू में भी इजाफा होगा, आपके इनकम में भी चांस है बहुत ज़्यादा इजाफा होने के। फिर इसमें ये भी देखना पड़ता है, हैव टू डू समथिंग डिफरेंट टू मेक प्रोडक्ट स्टैंड आउट कस्टमर्स में बी ब्रांड लॉयल और अदर बिजनेस और मोर चॉइसेस। क्योंकि फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि जब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो तो वो कुछ मार्केट से कुछ डिफरेंट हो, ताकि ऑलरेडी जो बहुत सारे जो आपके कस्टमर है जो दूसरे प्रोडक्ट के लॉयल हैं, दूसरे कंपनी के, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करें। तो इस चीज़ का भी बड़ा आपको ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि बिज़नेस के पास और उन कस्टमर के पास और भी चॉइसेस है, तो इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट दूसरों से अलग रखनी पड़ेगी।
क्योंकि और ये जब जब ये चीज़ आप अलग रखेंगे तो उससे ही फिर आपकी सेल्स आगे बढ़ेगी और आपकी इनकम भी आगे बढ़ेगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक ये भी आपको फ़ायदा है कि जब आप दूसरे मार्केट में जाते हैं, ग्रोइंग मार्केट में, तो आप अपने रिस्क को स्प्रेड कर रहे होते हो। तो DSY की अगर फ़र्ज़ करें वो वॉशिंग मशीन है या अलग अदर जो है ये क्लीनिंग इक्विपमेंट की मार्केट अगर कभी स्लो होती है, तो ये हो सकता है कि वो अपने बिजनेस का रिस्क उनका कम हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार के मार्केट में होंगे। ठीक है, ये एक फ़ायदा होता है। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि आप हाई प्राइस नहीं चार्ज करें, क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है और ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, कस्टमर के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो आपको उसका भी बड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि आप उसको ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है। उसके अलावा ये कि कॉस्ट ऑफ आप ग्रोइंग मार्केट में जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रमोशन है या मार्केट रिसर्च, ये भी आपको करना पड़ेगा, ये आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। तो ये सब जब चीज़ें आप करेंगे तभी आपका बिजनेस जो मोर एफिशिएंट और वाइबल होगा, ताकि आपके एवरेज कॉस्ट ऑफ द डूइंग बिजनेस कम हो। ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। अ ग्रोइंग मार्केट शोज हाई पोटेंशियल डिमांड, सो पॉसिबल टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू रिकवर कॉस्ट। तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा डिमांड है, कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने कॉस्ट को कम करें। हाउएवर, इफ़ देर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन देन इट माइट बी डिफिकल्ट टू चार्ज हाई प्राइसेस एंड दिस माइट लोअर द प्रॉफिट मार्जिन, which could make it difficult to recover the cost of developing new product. It will depend on how good is its products is, because if customer are interested in what the business is offering, they may be prepared to buy it despite of competition. So in this situation it is worth the risk, as they would be able to gain market share to justify the cost of expansion. तो इसलिए ये सब चीज़ें उनको देखनी पड़ेगी कि देखें आपके पास जो है कस्टमर के पास चॉइस बहुत ज़्यादा है और आप ज़्यादा कॉस्ट उनको ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो कस्टमर आपके पास आएगा नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम मार्केट सिचुएशन को देख के DSY को मार्केट में जाना चाहिए और फिर ग्रोइंग मार्केट को ज़रूर कैच करना चाहिए, मगर कस्टमर को, कंपटीशन को और मार्केट सिचुएशन को देखें और उसको बाकायदा रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद उसको ग्रोइंग मार्केट में जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप इसमें अपनी तरफ से और भी कुछ चाहें तो ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ द DSY, उसके हिसाब से फिर आप भी जा सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।